नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कड़ी में हम देखेंगे इतिहास से संबंधित दूसरा प्रश्न पत्रों की श्रृंखला। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो मध्यकालीन भारत से संबंधित होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, उड़ान ऐस अकेडमी आपके लिए लेकर आया है उड़ान ऐस अकेडमी के जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हो उनमें 50% तक का डिस्काउंट जो 26 से 6 अक्टूबर तक मिलेंगे। और एसआई भर्ती से संबंधित कुछ टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन आपको 99 और ऑफलाइन आपको 149 में मिल सकते हैं। ठीक, 9 तारीख से वो चालू है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बैच प्रारंभ होने वाली है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, साथ में उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी चलेगा। यह क्लास जो है आफ्टरनून क्लास होगी, अर्थात 11 बजे से 2 बजे तक कक्षाएं चलेंगी और यह 6 तारीख से चालू होगी। तो बढ़ते हमारे प्रश्न श्रृंखला की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था या प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो और साफ सुथरा प्रशासन लागू हो। देखिए, मुगल शासक अकबर के द्वारा यह जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये इसीलिए लागू की गई थी ताकि जो प्रशासन हो उसमें साफ सुथरा व्यवहार आ सके। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर आप याद रखेगा कि प्रशासन में सुविधा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। अगर बात करें, अगर ये बोल दिया जाए पहले नहरों का निर्माण किसने किया था सबसे पहले, तो आप याद रखना क्या ले सकते हैं आप आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नेहरू के जाल के बारे में अगर आपको पूछा है तो आप हमेशा याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, देखेंगे आगे भी, परंतु अभी के लिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद का किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी सही कालक्रम के अनुसार जिनमें निर्माण हुआ है उसमें व्यवस्थित करें। अब देखिएगा, अब ऐसा जो है समय तो निश्चित तौर पर पता नहीं होता, लेकिन आप जो शासन वंश है उनके क्रम पर इसे बता सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर पढ़ते हैं आप लोधी वंश। तो देखिए, गुलाम वंश के दौरान क्या हुआ था, कुतुब मीनार बना था, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कुतुब। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं तुगलकाबाद का किला कब बनेगा, तो इस समय बनेगा तुगलकाबाद का किला। फिर देखेंगे लोधी वंश, लोधी वंश में क्या बनेगा, लोधी गार्डन बनेगा। ठीक, और फिर जाएंगे हम मुगल काल में। तो मुगल काल जब आप पढ़ोगे तो किनके समय, अकबर के समय जाकर क्या बनेगा, फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, 3 होना चाहिए उत्तर में। फिर क्या होना चाहिए, तुगलकाबाद मतलब 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, लोधी गार्डन मतलब 2 होना चाहिए और फिर 4 होना चाहिए। तो 3, 1, 2, 4, तो ये आपको मिल गया कहाँ, बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो किसके शासनकाल में किया है, बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इस समय भारत जो है या कहे दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहते हैं वह इल्तुतमिश रहते हैं। तुर्क में चल रहा होता है गजनी संप्रदाय। यहाँ पर एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है जलालुद्दीन मांगबरनी। इन्हीं का पीछा करते हुए चंगेज खां कहाँ जाते हैं, पहले तुर्क, और तुर्क से जब ये मांगबरनी भारत की ओर भागते हैं तब ये क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं कौन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, इनकी मदद नहीं करते, इनकी, जलालुद्दीन मांगबरनी की, क्योंकि ये खुद को बचाना चाह रहे थे। ठीक, तो ये इस कहानी से आप याद रखेगा कि मांगबरनी के भागते हुए कहाँ पहुंच गए थे, सिंध तक पहुंच गए थे और चाहते थे मांगबरनी की इल्तुतमिश उस समय इनकी क्या करे, मदद करे, लेकिन इल्तुतमिश ने मदद नहीं की थी। तो इस प्रकार चंगेज खां जो है समकालीन हो जाते हैं किसके, इल्तुतमिश के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दीवाने बंदागान, दीवाने बंदागान या बंदगान, तो ये तो गुलाम विभाग था और बिल्कुल गुलाम विभाग है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या है, स्थापित हुआ था, फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ सही सुमेलित कीजिए लिखा हुआ है, तो यहाँ तो पहला ही सुमेलित है। दूसरा देखते हैं, मुक्त खराज जी नहीं, ये आता है अलाउद्दीन खिलजी के समय।
फिर दीवाने कोही, जी नहीं, ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और दीवाने अर्ज ये आता है बलबन के समय, तो ये भी गलत है। तो ऊपर के का पहला ही क्या है आपका सही है, बाकी तीनों क्या है गलत है। सही उत्तर भी मैंने साथ साथ बता दिया है, इसको आप नोट डाउन करते हुए चले। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले अलग आरिज या दीवाने अर्ज, इसको बोलते हैं सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग का निर्माण जिन्हें मैंने अभी बताया बलबन ने किया था। बलबन ने अपने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरुआत की थी, जी नहीं, ये जो पद्धति थी ये शुरुआत की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उनके चाचा, जी नहीं, उनके चचेरे भाई बैठे थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिर अगला है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग, मैंने बताया था दीवाने बंदागान, तो बिल्कुल यही सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा क्या लिखा है, इब्न बतूता मोरक्को, बिल्कुल इब्न बतूता कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे, सुमेलित नहीं है लिखा है ना। फिर उसके बाद देखो अल-बरूनी उज्बेकिस्तान, ठीक है, मार्को पोलो ठीक है, लेकिन निकितिन जो थे वो रशिया से थे। कहाँ से थे, रशिया से। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखें डी, निकितिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान कीजिए। तो मार्को पोलो, इब्न बतूता, जैसे हमको पता है इब्न बतूता कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ से आए थे, इटली से आए थे। तो इन्हीं दोनों में देखिएगा आपको आंसर मिल सकता है। मार्को पोलो तो 1 का 3 कहाँ पर है, 1 का 3 दो जगह दिख रहा है आपको, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। दूसरा देखो इब्न बतूता 4 मोरक्को से, तो 4 कहाँ दिख रहा है, बस इसी में दिख रहा है, मतलब यही है आपका उत्तर। आगे देखिएगा एंटोनियो मोन्सेरेट, ये कहाँ से आए होंगे, स्पेन से, और दूसरे हैं मोहम्मद वली बाल्खी, तो बल्ख से आए होंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है चहलगामी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है, भंग करने वाला, ये नहीं बोला है निर्माण करने वाला। क्या नहीं बोला है, निर्माण करने वाला नहीं बोला है। इसको तुर्कान चहलगामी या चालीसा भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा। अगर निर्माण किसने किया था कहा जाए तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और भंग किसने किया था, तो बलबन ने भंग किया था। किसने भंग किया था, बलबन ने। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर भंग किया जाना बोला गया है, तो आप याद रखें बलबन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलाम का गुलाम ऑप्शन देखें, मोहम्मद गौरी, बलबन, ऐबक और इल्तुतमिश। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो आप पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम होते हैं वो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनके जो गुलाम होते हैं वो होते हैं इल्तुतमिश। कौन होते हैं, इल्तुतमिश। तो गुलाम के गुलाम, ठीक, गुलाम के गुलाम कौन होंगे यहाँ पर, इल्तुतमिश को कहा जाएगा। किनको कहा जाएगा, इल्तुतमिश को गुलाम के गुलाम कहा जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे लिखा हुआ है कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया था तब जाकर उन्होंने उत्पादन का 50% तक क्या कर दिया था, भू राजस्व। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए डायरेक्टली। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है हल्ब ए शर्ब, या इसी को बोलते हैं हल्क ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। यदि आपको पता हो तो आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसने क्या किया है, नहरों का जाल बिछाया। तो नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन है, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो यदि आपने पहला प्रश्न देखे होंगे, अभी से पहले के प्रश्न देखे होंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है रहला किसमें लिखी गई है। तो देखिए रहला नामक जो बुक है वो इब्न बतूता ने लिखी है। किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता का आगमन जो है 1333 को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होता है। रहला, ये इसको बोलते हैं किताबुल रहला या सफरनामा। अगर समय अवधि के अनुसार से देखें तो इसको बोलेंगे 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी। तो देखिएगा सब में 13वीं 15वीं, तो यही 14वीं दिख रहा है। मुझे तो इसी से समझ में आ गया कि यही होना चाहिए आंसर।
ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन आपको आवश्यक है। और इन्होंने लिखी किसमें है? अरबी में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को मिल गया कि अरबी में लिखी गई है, आए हैं अफ्रीका से और लिखा क्या कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। अगर ये भी पूछ सकता है रहला किसमें लिखा गया, तो ये आप याद रख सकते हैं। रहला को सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए और नीचे दी गई सूची के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। लिखा है किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद जो है किनके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी के द्वारा। रहला अभी हमने पढ़ा इब्न बतूता। हुमायूं नामा जो लिखा गया है वो गुलबदन बेगम के द्वारा, और बादशाह नामा जो है लाहौरी के द्वारा। जो देखिएगा 2-1 होना चाहिए ऑप्शन में, 2-1-4, तो ये हो गया आपका डी। आसान था, यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे गए हैं, खासकर ये हुमायूं नामा तो कई बार पूछा गया है। हो सकता है ऐसा ही में आपको डायरेक्ट यही प्रश्न दे दिया जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सेम प्रश्न है लेकिन अलग अलग है। इक्ता प्रथा, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चालू होता है इक्ता प्रथा। तो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली को सुल्तान ने चालू किया था। अमरम अगर याद होगा तो ये विजयनगर में प्रचलित था। मोकस, मोकस जो है मराठों में प्रचलित था। अब बच गया जागीर व्यवस्था, तो क्या है? मुगल में। तो देखिएगा 1 का 2, 1 का 2, ए का 2, दो जगह दिख रहा है आपको। फिर अब देखो जागीर मुगल 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 दिख रहा है। फिर थर्ड का 4 होना चाहिए, थर्ड का 4 यही दिख रहा है भाई। ये बी आपका आंसर है। देखिए मोकासा या मोकस ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब क्लास अगर डिटेल वाली पढ़ेंगे तो वहां पर मैं अच्छे से बताऊंगा मोकस कैसे होता है, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या? विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ठीक है, तो गोवा पर अधिकार करने वाले शासक थे हरिहर द्वितीय। इनको कला का संरक्षण बोला जाता है। इसे दक्षिण भारत में वाल्मीकि की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि से सुशोभित हुए, तो काफी सारी इनके बारे में चर्चाएं की जाती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आप याद रखेगा हरिहर द्वितीय है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कृष्णदेव राय के शासन काल में या दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 विद्वानों का एक समूह था जो तेलुगु साहित्य में विद्वान थे। इसी विद्वानों की टोली में आप पढ़ते हैं तेनाली रामकृष्ण भी शामिल थे, और इसमें जो पितामह कहे जाते थे वो अलसानी पेड्डन थे। तो ध्यान रखिएगा 8 तेलुगु कवियों का जो समूह था उन्हें ही क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। ऐसा भी है अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अष्टछाप, तो अष्टछाप जो है आपके वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अष्टदिग्गज है, और मराठा अगर पढ़ते हैं तो शिवाजी के दरबार में थे अष्ट प्रधान। तीनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब्दुल रज्जाक जो थे वो विजयनगर आए थे किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय और वीर विजय के काल में। तो याद रखिएगा देवराय प्रथम के समय में आते हैं निकोलो कोंटी, और इनके समय आते हैं कौन? अब्दुल रज्जाक। तो ये इसका उत्तर आप याद रखिए। कृष्णदेवराय के समय तो डोमिनिको पायस और डुअर्ट बारबोसा आए थे। इनका नाम तो आप नहीं पढ़ते उतना ज्यादा, तो ये 3 का है। इसमें आपको याद रखना है किनके समय कौन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक आए थे किनके समय? देवराय द्वितीय के समय। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है? क्या वो दादू दयाल है, कबीरदास जी है, रामानंद सागर जी है, तुलसीदास? तो रामानंद सागर जी ही थे जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इवन जात पात से ऊपर उठकर इन्होंने अपने अलग अलग जाति के शिष्यों को बनाया। इसके अलावा इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप याद रखेगा रामानंद जी को ही। ठीक है, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन के द्वार जो है महिलाओं के लिए खोले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम है पद्मावती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने के बाद इसमें क्या ढूंढना है? सही कथन। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है? जी नहीं, ये जो बीजक है वो कबीर दी से संबंधित है। अब सही कथन चुनना है, तो एक तो पता चल गया गलत, तो एक जहां पर है वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 तो गलत हो गए हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य जी ने प्रतिपादन किया? जी नहीं, पुष्टि मार्ग का जो प्रतिपादन है वो वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है ही वल्लभाचार्य जी, चंपारण छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों के दोनों ही गलत है, तो अपने को सत्य ढूंढना था, तो सत्य क्या हो जाएगा? ना तो एक सत्य है ना तो 2 सत्य है।
तो इसी प्रकार इस श्रृंखला में हमने इतने सारे प्रश्न देखे। आशा करता हूँ ये प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है आपको बहुत पसंद आ रही होगी। शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।